कोलकाता में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर रेड क्या मारी। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया। ममता बनर्जी समेत पूरी टीएमसी केंद्र के खिलाफ भड़क उठी। कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली अमित शाह के बंगले तक जोरदार हंगामा हुआ। आखिर आईपैक पर छापे से क्यों भड़की मुख्यमंत्री, क्या है इसकी वजह? चुनाव जिताने में सियासी दलों के लिए कितनी कारगर साबित होती है ये आईपैक कंपनी, इस पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोलकाता में ईडी ने एक कंपनी पर रेड क्या मारी। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी खलबली मच गई। 3 तस्वीरों से पूरे विवाद को समझिए। पहली तस्वीर 8 जनवरी की है, जब कोलकाता में ईडी ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक पर रेड मारी थी। छापेमारी के बीच ममता बनर्जी वहां पहुंची और जरूरी दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेकर चली गई। कार्रवाई के विरोध में 9 जनवरी को सड़क पर उतर गई। और तीसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि बंगाल में कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के संकेत। बिहार के बाद बंगाल विजय की तैयारी में जुटी बीजेपी ममता के किले को भेदने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो टीएमसी किसी भी हाल में अपने किले को गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए दिल्ली तक हंगामा बरपा है, जिसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। ईडी की रेड के खिलाफ ममता की दखलंदाजी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। Shame, 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 अमित शाह, shame। एक एक आदमी बंगाल का कह रहा है ममता बनर्जी संविधान विरोधी है। बंगाल के अंदर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अशोभनीय व्यवहार उनका। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED? And he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? ऐसे एक नहीं 100 ममता बनर्जी आएंगे तो भी ये सब समाप्त नहीं हो पाएगा। अगर ईडीसी में कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। जिस आईपैक कंपनी पर छापेमारी को लेकर विवाद मचा है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है, जिसने 2014 में मोदी सरकार बनाने से लेकर 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी तक 8 से 10 राज्य और केंद्र की जीतों में अहम योगदान दिया है। ये कंपनी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना काम करती है और चुनावी रणनीति, ग्राउंड वर्क, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल कैंपेन और वोटर आउटरीच जैसी सेवाएं देती है। 2013 में प्रशांत किशोर ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन काफी लंबे वक्त से इसे प्रतीक जैन संभाल रहे हैं, जो ममता बनर्जी के बेहद करीबी है। यही वजह है कि जब ईडी ने प्रतीक जैन के ठिकानों पर हवाला रकम के मामले में छापेमारी की, तो खुद ममता बनर्जी वहां जा पहुंची और अब दिल्ली तक हंगामा बरपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य जी। संजीव जी, मेरा पहला सवाल है, ममता बनर्जी का छापे की कार्यवाही को लेकर बीच में जाकर अहम डॉक्यूमेंट लेकर आना क्या किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर संकेत देता है? बिल्कुल। ये देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये जो आईपैक कंपनी है, ये चुनावी रणनीति बनाती है। प्रशांत किशोर और उसके साथी ये प्रतीक जैन और बाकी लोग, इन लोगों ने पिछले चुनाव में भूमिका अदा की थी, जो उसने भाजपा की इतनी बड़े चक्रव्यूह को भेद करके ममता बनर्जी की सरकार वापस बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और इस बार भी वो लगातार चुनावी रणनीति बना रहे हैं, कहाँ उम्मीदवार कैसे होना चाहिए, फीडबैक वहाँ का, नीति कौन से मुद्दे किस इलाके में कारगर हैं, वो सारी रणनीति इनके पास है। और इसीलिए उन कागजों में ही वो सारा रहस्य छुपा हुआ है कि कहाँ से कैसे चुनाव लड़ेगी टीएमसी। तो इसलिए उन कागजों को जब उठाने ईडी आई, कहा तो ये गया कि कोयला घोटाला के लिए वो जांच कर रहे हैं, लेकिन आईपैक कंपनी के दफ्तर में जाकर के उन फाइलों को उठाना, तो इसीलिए ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, पहली बार हमने देखा इतिहास में ऐसा कि एक मुख्यमंत्री खुद चली गई, जाकर के ईडी की रेड को रोक रही है, जाके फाइलें उठा के लेकर के आ रही है। तो वो इसलिए समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण होगा वो ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि वो अगर कागज उनके हाथ, उन्होंने बयान भी दिया बाद में कि वो हमारी सारी चुनावी रणनीति को चुराना चाहते हैं, और बल्कि धमकी भी दे दी कि मेरे पास एक ऐसी
पेन ड्राइव है जिसमें मैं अमित शाह के खिलाफ अगर खोल दूंगी तो काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। झगड़ा आर पार का हो गया है, क्योंकि इस बार करो या मरो की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत नहीं पाई तो फिर बहुत मुश्किल है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इसके बाद फिर चुनाव जीत पाए। और दूसरी ओर ममता बनर्जी के लिए भी अस्तित्व का सवाल है, इसलिए वो भी लड़ाई उस हद तक लड़ने के लिए तैयार है जहां तक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली से लेके और अमित शाह के बंगले से लेकर के और बंगाल में हर जगह लड़ाई सड़कों पे हो रही है, जोरदार तरीके से हो रही है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी और बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे SIR का मुद्दा आगे आएगा वैसे वैसे ये लड़ाई और ज़्यादा। लेकिन आईपैक कितनी जरूरी है संजीव जी, कितनी जरूरी है चुनाव जीतने के लिए? जो आईपैक ये जो कंपनी है ये कितना जरूरी है, मतलब अगर बंगाल फतह करना है तो ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ये पिछले कई दिनों से चर्चा में विषय आया है कि आखिर ऐसी चुनावी रणनीति वाली कंपनी की जरूरत बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों पड़ रही है। उसका एक बड़ा जवाब ये है कि पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि एक दशक के आसपास से हम देख रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया, यानी यूँ समझ लीजिए 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए थे तो उसके बाद से आपने देखा सोशल मीडिया का भी युग आया। तो जो चुनाव पहले होते थे, पहले जो तरीका था चुनाव का वो एक अलग तरीका था, डोर टू डोर कैंपेन होता था, तमाम मुद्दों के ऊपर बहस होती थी। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरे और उनके साथ में प्रशांत किशोर उतरे थे और उन्होंने चाय पे चर्चा और तमाम इस तरीके के लेकर के आए वो, और एक पूरा के पूरा चुनावी जो प्रक्रिया थी उसको भी बदल डाला। उस चुनावी प्रचार की प्रक्रिया को पूरी तरह चेंज कर दिया। अब नए नए मुद्दे लेके आते हैं। वहाँ पे उन्होंने कैप्टन को, पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन को जिताने में मदद की, तो बंगाल में ममता को, तो तमिलनाडु में वहाँ, इस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी में ये साबित कर दिया कि रणनीति बनाने के लिए एक जो कमिटेड टीम चाहिए जो कि जाकर के फीडबैक ले, जगह जगह से सैंपल ले और लोगों से पूछे, बताए क्या हो रहा है। ये काम होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स का, ये पॉलिटिकल पार्टी के संगठन का काम होता है। लेकिन पिछले वर्षों में ये वर्कर्स जो हैं वो काम इतने कमिटेड तरीके से नहीं करते हैं। नहीं तो ये बीजेपी के लिए मुद्दा है या इसको सियासी मुद्दा बना के उसका सियासी लाभ लेना चाहती है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल बीजेपी तो उसको मुद्दा बना ही रही है। बीजेपी जोड़ रही है इसको, जो 45 करोड़ रुपए गोवा में गए थे और वो जो कोयला घोटाला है, बीजेपी उससे जोड़ना चाहती है इसको, ये दिखाने के लिए कि ये घोटाले से जुड़े हुए लोग हैं और हम उस पर कार्रवाई ईडी कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको ममता भी मुद्दा बना देगी और बना रही है कि उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उनकी सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से मुद्दा इसको बना रहे हैं। और ये चुनाव के पहले ये मुद्दा बड़ा होकर, देखिए पिछली बार भी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाली अस्मिता को, बंगालियत को, बंगाल की संस्कृति को, उसको मुद्दा बना के सेंटर पॉइंट ला करके चुनाव लड़ा था, उसी तरह इस बार भी वही कोशिश कर रही है। बहुत बेहतर समझती हैं ममता की किस मुद्दे को कैसे भुनाना है, जनता की नब्ज को कैसे पकड़ना है। संजीव जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि बंगाल में कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है। बीजेपी ममता के किले को भेदने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो ममता किसी भी हाल में बंगाल देने को तैयार नहीं है। उधर बीजेपी भी बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद पूरी ताकत से बंगाल में उतरेगी। ये घटनाएं उसी तरफ इशारा कर रही हैं।